सबसे पहले निकाह की मुबारकबाद वसूल करें मिस्टर बहजाद। वो बोली तो बहजाद ने उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई भी तासुर न था। उसे हैरानी हुई, क्या वो लड़की जिसकी बात वो आंखों से समझ लेता था एक ही रात में अपने तासुरात छुपाने में माहिर हो गई थी। हाफी, क्या कर रही हो यहाँ? हाइफा सिकंदर मिस्टर बहजाद, उसने तस्दीक की। खैर, मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे आज ही आर्टिकल पब्लिश करवाना है। पूछें। बहजाद ने उसे इजाज़त दी, जैसे जानना चाहता हो कि वो क्या पूछना चाहती है। हालांकि आंखें सुर्ख थीं उसकी यहाँ मौजूदगी पर। आप इस बार सीट के उम्मीदवार बनेंगे? मालूम नहीं, वो उसकी आंखों में देखता बोला। आवाम के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारी मालूमात के मुताबिक आप कोई NGO बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। मुख्तसर जवाब, आप सियासत में होते हुए एक डिज़ाइनिंग कंपनी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं अपनी निजी ज़िंदगी इश्तहारों में छापने के लिए किसी से शेयर नहीं करता। ठीक है, आखिरी सवाल, जैसा कि आप जानते हैं आपके निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुकी हैं, तो आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि शादी कब कर रहे हैं आप। वो बोली तो लहजा हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन नामहसूस अंदाज में गहरी सांस भर गई वो। बहजाद शाह अपनी जगह से उठा और कदम उठाता उसके नज़दीक आने लगा। हाइफा की धड़कनें बढ़ीं। वो बिल्कुल उसके सामने आकर मौजूद से मेज़ पर बैठ गया। सच में इस सवाल का जवाब चाहती हैं? क्या आप हर जर्नलिस्ट को ऐसे ही करीब आकर जवाब देते हैं? वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई अपनी जगह से। नहीं, यह मकाम सिर्फ हाइफा बहजाद शाह को हासिल है। मैं चलती हूँ अब, बात करके अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज़। वो आगे बढ़ी, लेकिन बहजाद का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते जी जान से कांपी। हिजाब कहाँ है आपका? उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की के साथ क्या करता। क्या कल रात वाली बातें भूल गई थी वो उसकी पोनी टेल को सर्द निगाहों से घूरता बोला। हाथ छोड़े मिस्टर बहजाद। हाइफा, मेरा दिमाग खराब मत करें, नहीं तो नताइज आपकी ये छोटी सी जान सह नहीं पाएगी। हाथ छोड़ें। वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालती एक कदम दूर हुई। एक आम जर्नलिस्ट हूँ मैं, और मुझे यूं ही ट्रीट करें? हम एक दूसरे के लिए अनजान लोग हैं, समझ रहे हैं ना आप? अगली बार अपनी हदूद को क्रॉस मत। बहजाद ने उसे खींचकर दीवार की तरफ लगाया। क्या चाहती हो? यही कि जितना हो सके कि मुझसे दूर रहें। हाइफा ने नागवारी से उसका हाथ झटका, जबकि बहजाद तो साकित था। दिल में दर्द जागा था, वो बेयकीन था। फिर होंठ भींच कर खुद को काबू में किया। आपका हिजाब अब मुझे उतरा दिखा तो जान से मार दूंगा। वो फिर उसके कान के पास झुकता गुर्राया। दूर रहे। हाइफा की धड़कन तेज हुई। उस शख्स की इतनी कुर्बत भी जानलेवा थी। किसी और के साथ निकाह में होते ऐसी ओछी और घटिया हरकतें आपको सूट नहीं करती मिस्टर बहजाद। वो चीख कर बोली तो सफ़ीर शाह अंदर दाखिल हुआ। आवाज़ आहिस्ता रखें हाइफा, भाई सब जा चुके हैं, हमें भी निकलना है। सफ़ीर यकदम अंदर आता बोला, ठीक है, फाखरा को भेजो। वो बोला और हाइफा से दूर होता खड़ा हुआ। फाखरा, ऊपर मेरे कमरे में जाओ, मेरी अलमारी में जहाँ मेरे कपड़े हैंगे वहाँ स्टॉलर्स होंगे, सफ़ेद रंग वाला लेकर आओ, उसने काम करने वाली को कहा। हाइफा ने वहाँ से निकलना चाहा। हाफी, वो धाड़ा था। वो जितना चाहता था कि उस लड़की को आराम से डील करे, वो उसे उतना ही गुस्सा दढ़ा रही थी। फाखरा ने उसे स्टॉलर ला कर दिया और वो चली गई। वो हाइफा के पास आया और उसे स्टॉलर सर पर दिया, जो उसने जाने कब से ख़रीद कर रखे थे। बल्कि वो तो हर बार जब भी अपने लिए शॉपिंग करता उसके लिए स्टॉलर्स लाजमी लेता। इज्जतें छीनने वाले ये ढोंग नहीं रचाया करते शाह साहब। वो उसकी आंखों में देखते बोली, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालें, और ख़बरदार अब ये उतरा तो। वो उसके सर पर अच्छे से घुमाकर स्टॉलर देते बोला, ड्राइवर छोड़ देगा, ज़रूरत नहीं मुझे, किसी और के शोहर से मुझे मदद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाइफा ने बैग उठाकर कंधे पर रखते कहा, मेरा ज़ब्त मत आजमाएं हाइफा, मैं किसका शोहर हूँ ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर चाहती हैं तो मैं अभी बता सकता हूँ कि मैं किसका शोहर हूँ। मुझे जाना है, हाइफा ने नम लहजे में कहा। बहजाद शाह ने उसको खुद से लगा लिया था। फिर उसके बाजू से पकड़ते उसका रुख अपनी तरफ किया। तो क्या नहीं है आप किसी और के भी शोहर? मैं सब कभी नहीं, मैं मर कर भी कोई तफसील या सच्चाई नहीं सुनूंगी। ये बात आज और अभी अपने जहन में बिठा लें। कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना रही हो, मुझे कभी मत बताइएगा। हाइफा सिकंदर आप जैसे अमीरों की असलियत नहीं जान पाई, पहले भूल गई थी कि मिडिल क्लास फैमिली से मैं हुआ। एक आम छोटी सी जर्नलिस्ट जिसे मशहूर सियासतदान और डिज़ाइनर कंपनी के मालिक बहजाद शाह ने महज इस्तेमाल इस लफ्ज़ का मतलब समझ आता है तुम्हें हाफी? वो तड़प गया था उस लड़की के अल्फाज पर। आप मर भी जाए ना बहजाद शाह, तो हाफी आपकी बेवफाई माफ़ नहीं करेगी, और आइंदा कभी मुझे हाथ लगाने की गलती मत कीजिएगा। समझ लें हम कभी मिले ही नहीं थे। मर गई हाफी,
अब अगर मुस्तकबिल में कभी सामना हुआ तो एक आम जर्नलिस्ट हाइफा सिकंदर का मिस्टर behzad शाह से होगा पास। वो कहती, उसकी आंखों में देखती, अपने आंसू हलक में उतारती बाहर निकल गई। behzad शाह ने कमरे में मौजूद हर चीज़ तोड़ डाली थी। वो ज़िंदगी में कभी इस मकाम पर भी पहुंचेगा उसे अंदाज़ा ना था। वो तो behzad शाह था, कभी ना गलत करने वाला ना हारने वाला। लेकिन आज उसे ऐसी मार हुई थी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जब तक घर के अंदर ना चली जाए उसके साथ साए की तरह रहो, नहीं तो behzad शाह तुम सबकी खाल उधेड़ कर रख देगा। वो कॉल करता, धाड़ा और कपड़े बदलता बाहर निकल गया। भाभी क्या हुआ था? वो सीधा महा से मुखातिब हुआ तो महा ने थूक निगलते सब बता दिया। जबकि हाजिब ने गहरा सांस भरा, यानी उसका अंदाज़ा ठीक था। वो मुतमईन हुआ। हाजिब क्या सच में ऐसा है? जी अम्मी, हाजिब कहता उठ खड़ा हुआ। पुरसकून रहें, वो ठीक है। भाभी आप भी आराम करें, अम्मी खाना गर्म कर दें, मुझे भूख लगी है। वो कहता कमरे में चला गया, जबकि महा उसके साथ किचन में आ गई। फरीक किसकी बेटी है आंटी? वो उलझी थी तो सकीना बेगम ने उसे सब बता दिया। तो महा को यकीन हो गया कि वो सफ़ीर और behzad की बहन है। उसने गहरा सांस लिया। वो दोनों भाई बेहद खुश होते और सफ़ीर वो भी। और उसकी ज़ात पर लगा वो नामाकूल और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी धुल गया था खुद ब खुद। वो मुतमईन होती, सकीना बेगम के कहने पर उनके कमरे में चली गई, क्योंकि उन्होंने हाजिब को खाना देने के बाद फरी के पास ही रहना था। महा ने लेटते सफ़ीर को कॉल की, जो उठाई नहीं गई, लेकिन मैसेज आ गया। वो उसकी खैरियत पूछ रहा था। मसरूफ़ है? महा ने लिखते सेंड का बटन दबाया। हाँ ठीक है, गुड नाइट। खाना खाया था? जी। ओके सो जाओ। सफ़ीर का आखिर मैसेज पढ़ते वो आंखें मूंद गई। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन ज़ोरों से बजने लगा। सफ़ीर शाह की कॉल देखते उसने कॉल यस करते कान से लगाई। सो गई हो? वो नींद में बोली। महा महा उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सफ़ीर शाह की बेचैनी बढ़ गई थी। वहाँ दूर बैठे, मुझे नींद आ रही है। जब मैंने मैसेज किया आप मसरूफ़ थे, अब मैं मसरूफ़ हूँ, नींद में हूँ ना। वो बोलती फ़ोन रखती दोबारा सो गई, जबकि सफ़ीर शाह उसे पुकारता रह गया। घड़ी पर वक्त देखा जो 2:30 बजा रही थी। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर निकल गया कि दिल को किसी पल सुकून न मिल रहा था। उसने हाजिब के घर के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। 20 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद था। उसने घर से निकलते सोचा ही नहीं था कि अंदर कैसे जाएगा। उसने महा को कॉल्स की और लगातार की, जो उठाई नहीं गई। फिर थक कर उसने हाजिब का नंबर मिलाया कि यहाँ वो उसे मिले बगैर तो हरगिज़ नहीं जाने वाला था, और महा को घर नहीं ले जाना था उसे। behzad शाह और सफ़ीर शाह पर हर खुफिया तरीके से नज़र रखी जा रही थी। वो दोनों जानते थे, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रखी थी। अस्सलाम वालेकुम शाह, सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार, सो रहे थे? सफ़ीर शाह ने झिझकते पूछा। इस वक्त हर इंसान सो ही रहा होता है मेरा ख्याल है शाह, हाजिब ने कहा तो सफ़ीर ने फ़ोन को घूरा। उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी थोड़े ही वक्त में, और यह सब behzad और सफ़ीर की तरफ से था, क्योंकि हाजिब उन्हें पसंद था और हाजिब के ख़यालात उनसे मुख्तलिफ नहीं थे। मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर आ जा। हाजिब बोला तो सफ़ीर ने दांत पीसे। तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल। सफ़ीर बोला तो हाजिब उठ कर बैठा। ऐसा क्या ज़रूरी था जो रात के 2:30 बजे मेरे घर को इतनी इज्जत बख्शी? हाजिब शरारत से बोला। भूल गए हो शायद, बीवी है मेरी यहाँ पर। सफ़ीर शाह जल कर बोला। तब तक हाजिब दरवाज़ा खोल चुका था। रहा नहीं गया एक भी दिन बीवी के बगैर। 4 महीने हो गए हैं, अपनी तो है नहीं, हटो अब पीछे। सफ़ीर शाह ने कहा तो हाजिब मुस्कुरा दिया और उसे अंदर आने को कहा। behzad को पता है यहाँ आए हो? हाजिब ने फिर से मुस्कुराते पूछा तो सफ़ीर ने उसे घूरा। कमरा बताओ, शक्ल गुम करो। सफ़ीर शाह ने रोब झाड़ा। हाजिब ने कमरे की तरफ इशारा किया। गेट को लॉक कर दूं फिर? अब तो सुबह ही वापसी होगी। हाजिब ने फिर से शरारत से बोला तो सफ़ीर शाह ने वापस आते मुक्का उसके मुंह पर दे मारा, जो ज़ोर से नहीं लगा था, लेकिन हल्का भी हरगिज़ नहीं था। अब सो जाओ जाकर, सफ़ीर शाह बोला तो हाजिब उसे घूर कर रह गया। फिर गेट लॉक करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गुड लक। कमरे में जाने से पहले वो सफ़ीर को कहना नहीं भूला था, वो एक दूसरे की कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे थे। ये उनकी दोस्ती का आगाज़ था, जो न जाने बढ़नी थी या बुरे तरीके से टूटनी थी। सफ़ीर शाह ने अंदर जाते दरवाज़ा लॉक किया और सामने देखा जहाँ वो सुकून से सो रही थी। उसे महा को पुरसकून देखकर अपनी बेचैनी पर गुस्सा आया। फिर जूते उतारते उसके पास जाते कुछ सोचा और फिर उसे हाथ से थामते सीधा उठाकर खड़ा किया। इस उफ्ताद पर महा के मुंह से चीख निकली, जो सफ़ीर ने हाथ रख कर रोकी थी। शाह? महा ने उसका हाथ हटाते अपने हाथ दिल के मकाम पर रखते उसे नम आंखों से देखा। ऐसे कौन उठाता है? मैं। जवाब पुरसकून अंदाज में आया। घड़ी 3 बजा रही थी। महा तो हैरान थी। क्या कहने आए हैं इतनी रात को? क्या कहने आए हैं इतनी रात को? महा के सवाल पर सफ़ीर शाह के गुस्से का ग्राफ बढ़ा। यानी वो इतनी थकावट के बावजूद रात के 2:30 बजे ड्राइव करके उसके लिए आया, और वो पुरसकून सोती अब उससे आने की वजह पूछ रही थी।
सफ़ीर शाह ने पीछे सोफे पर बैठते उस पर निगाह डाली, जिसने आसमानी रंग की शलवार कमीज पहनी थी, दुपट्टा निदार, बाल उलझे हुए और आंखें नींद से भरी। यहाँ आओ, बताता हूँ कि क्यों आया हूँ। सफ़ीर शाह की भारी गंभीर आवाज़ पर माह ने थूक निगलते कदम उसकी जानिब बढ़ाए तो सफ़ीर ने उसे अपनी गोद में बिठाया। फिर उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरा तो माह निगाहें नहीं उठा पाई। इसीलिए आया हूँ, सफ़ीर शाह ने कहा। माह उसके अचानक आने पर और इस कदर मेहरबान होने पर बहुत हैरान थी। शायद उन दोनों ने 4 महीने एक दोस्त के लम्स को बेहद याद किया था। यही वजह थी कि दोनों पुरसकून थे उस वक्त। आपने खाना खाया? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सो जाओ यहाँ आराम से, वो बोला तो माह ने उसे घूरा। यानी भलाई का कोई ज़माना ही नहीं। उसने उठना चाहा जब सफ़ीर ने उसे उठाते बेड की तरफ कदम बढ़ाए। शायद ये हमारा कमरा। अब तुम डरती नहीं हो मुझसे, वो संजीदगी से बोला तो माह ने उसे फिर से घूरा। शाह, आप क्या काम करते हैं? चोरी और डाके डालता हूँ, वो जलकर बोला। कुछ कुछ लगते भी ऐसे ही हैं, माह ने कहा तो वो खुलकर हंसी और ऐसा पहली बार हुआ। सफ़ीर शाह ने उसकी मुस्कुराहट को देखा। उसने कितना वक्त ज़ाया कर दिया था। उसे एहसास हुआ, मुझे पता है मैं प्यारी हूँ। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। शायद ये कि उसके शोहर की करम नवाजी थी। औरत मर्द के वक्त देने पर ही खुश हो जाती है। इतना आसान है औरत को खुश करना। सफ़ीर शाह ने उसे खुद में गुम किया तो वो पुरसकून हुई थी। आई लव यू शाह, वो बोली तो सफ़ीर शाह के उन नाभी लबों पर भरपूर मुस्कुराहट छाई। किसी औरत का सब कुछ होना अपने आप में एजाज़ की बात। वो सो गई थी, लेकिन सफ़ीर शाह अब भी उसे देख रहा था। कभी उसके बालों को छेड़ता और कभी उसके चेहरे पर लकीरें खींचने लगता, कभी उसकी नाक को छेड़ता। उसके दिल ने मान लिया था कि सफ़ीर, तुम्हारा दिल इस औरत से कभी नहीं भरने वाला। तुम्हारा दिल जल्द इस औरत के लिए पागल होने वाला। तुम जल्द अपने आप को उसके मामले में बेबस पाओगे। जल्द तुम्हारा दिल उसकी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाएगा और जल्द वो तुम्हारी दुनिया की वाहिद ख्वाहिश और मोहब्बत बन जाएगी।